Hi guys, welcome back to my channel. My name is Princey and in today's video I will be talking about something really personal. Yes guys, I will be talking about my acne journey with isotretinoin. So without any further ado, let's get started. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं how my acne got started. So when I was 16 और 17 उस टाइम पे मेरे एक्ने आने स्टार्ट हो गए थे. तो सबसे पहले तो मेरा स्किन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है एंड यू गाइस नो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन को मैनेज करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. सो जब मेरे एक्ने आने स्टार्ट हो गए थे तो मेरे इस वाले पार्ट में, फॉरहेड वाले पार्ट में मेरे ज़्यादा एक्ने आते थे रैदर देन ये चीक्स वाले एरिया में. तो उस टाइम पे जब मेरे एक्ने आ रहे थे तो मैं डायरेक्ट डॉर्मेट के पास में नहीं गई थी. मैं जो होम रेमेडीज़ होता है मुल्तानी मिट्टी और बेसन हल्दी का पेस्ट, लाइक दही का पेस्ट बना के मैं अपने फेस पे अप्लाई करती थी. बट होम रेमेडीज़ भी उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे थे मेरे लिए. सो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अब जब वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं तो लेट्स गो टू विजिट अ डॉर्मेट. सो जब मैं डॉक्टर को विजिट करने गई थी तब डॉक्टर ने मेरी स्किन को अच्छे से एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया. कुछ तो ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने करवाया था. उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक फिक्स डर्मा का वो स्ट्रॉबेरी का एक फेस वॉश लाइक एज अ क्लेंजर उन्होंने मुझे दिया था और एक विटामिन का कैप्सूल दिया था. वो एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं याद है पर वो 1 महीने का डोज था. मैंने उसको अच्छे से प्रॉपरली लिया. 1 महीने का डोज मैंने पूरा कंप्लीट किया. उसके बाद मेरे यहाँ पे ये फॉरहेड वाले एरिया में मेरे एक्ने आने कम्प्लीटली बंद हो गए थे. फिर उसके बाद कभी कभी मेरे फेस पे पिंपल्स लाइक वंस इन ए ब्लू मून पिंपल्स आया करते थे. तो मैं ये कह के इग्नोर कर देती थी कि ठीक है, पीरियड के टाइम पे मेरे पिंपल्स आते थे तो क्या पता हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इशू की वजह से मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, ये सोच के मैं इग्नोर कर रही थी. फिर जब मैंने बाद में सर्टेन टाइम के बाद में जब मैंने उसको नोटिस किया तो मेरे चीक्स वाले एरिया में लिटरली माई चीक्स वॉज फुल ऑफ पिम्पल. मेरे पूरा फेस में तब फॉरहेड में तब पिंपल्स नहीं आ रहे थे पर उस टाइम पे मेरे चीक्स में पूरा पिंपल से मेरा चीक्स भर चुका था. और मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. लिटरली पहले तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया और जब मैंने नोटिस किया तब इतना ज़्यादा पिंपल्स हो गया कि लिटरली मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही अजीब सा हो गया था. मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ. उसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास गई क्योंकि जो मेरे पहले वाले डॉक्टर थे जिसको मैंने पहले दिखाया था वो डॉक्टर आउट ऑफ सिटी चले गए थे. तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं वो डॉक्टर के पास जाऊँ. तो मैंने जब अपने नए वाले जो मेरे डॉर्मेट थे उनको मैंने कहा कि पहले मेरे फोरहेड में पिंपल्स आते थे. मैंने अपना पास्ट हिस्ट्री उनको सब कुछ अच्छे से बताया कि ये मेडिसिन खाती थी, ऐसा क्लेंजर उन्होंने मुझे ये दिया था, 1 महीने का डोज था. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दिया. तो डॉक्टर ने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया, ठीक है अगर तुमको इतना ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर अ केमिकल पीलिंग. एंड आई वाज केमिकल पीलिंग? मैं रेडी ही नहीं थी केमिकल पीलिंग करवाने के लिए. और प्लस उस टाइम पे आई वाज जस्ट 2021. तो केमिकल पीलिंग तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़, अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. कोई मुझको आके कहेगा कि तुम केमिकल पीलिंग करवा लो तो मैं लिटरली मैं नहीं करवा पाऊँगी. फिर उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि डॉक्टर ने मुझे केमिकल पीलिंग सजेस्ट कर रहे हैं, मैं क्या करूं, करवाऊं कि ना करवाऊं. तो पेरेंट्स ने भी मुझे मना कर दिया. एंड लिटरली आई वाज जस्ट 20 एंड 21. तो मुझे खुद से भी नहीं कर रहा था. तो मैंने डॉक्टर को कहा कि नहीं सर, आई कांट डू केमिकल पीलिंग. तो डॉक्टर ने मुझे क्लिंडामाइसिन दिया फॉर अ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन. फिर जब डॉक्टर ने मुझे क्लिंडामाइसिन दिया था तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि तुम इसको एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट तुम अप्लाई करना अपने फेस पे. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैं मेडिसिन लेके मैं घर आ गई. उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ना कोई ओरल मेडिसिन दिया ना कोई क्लेंजर दिया, जस्ट वो क्लिंडामाइसिन दिया. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैं घर आई तो अब पिंपल्स तो मेरे पूरा चीक्स एरिया में है तो मैं कहाँ स्पॉट ट्रीटमेंट करूँ. तो उस टाइम पे मैंने एक प्रॉपर लेयर अपने स्किन पे अपने चीक्स वाले एरिया पे मैंने लगा लिया. पर ऑब्वियसली अब मैं जब डेली उसको अप्लाई कर रही हूँ तो मैं तो यही सोचूंगी बेस्ट ऑफ रिजल्ट आएगा. पर वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा था. पिंपल्स वाले साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, कभी यहाँ पिंपल्स कभी वहाँ पिंपल्स. और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई. और फिर मैं गई, फिर से मैं उस डॉक्टर के पास गई. तो मैंने कहा कि सर जो मेडिसिन आपने मुझे दिया था वो तो कुछ असर ही नहीं कर रहा है, पिंपल्स आ ही रहा है. तो डॉक्टर ने कहा तो इसीलिए तो मैंने तुमको कहा था कि तुम केमिकल पीलिंग करवा लो. तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा केमिकल पीलिंग ही एक सोल्यूशन है?
कोई और सोल्यूशन नहीं है कि जैसे मुझको नहीं करवाना है वो प्रोसीजर, तो क्या मेरे पिंपल्स हमेशा ही ऐसे आते रहेंगे? मैंने कहा ठीक है। अब फिर मैं आ गई घरों में, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया एंड लिटरली वही मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैंने लिटरली यूट्यूब पे विटामिन सी देखा, विटामिन सी मैंने ख़रीद लिया। फिर मैंने अपने एक्टिव एक्ने के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एंड लिटरली वो जो पिंपल वाला जो मेरा सिचुएशन था वो उससे ज़्यादा भी वर्स हो गया था। लाइक इतना ज़्यादा इरिटेशन, रेडनेस, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो फालतू में क्यों डॉक्टर को विजिट करना है, तो मैंने उस टाइम पे होल्ड कर दिया कि जस्ट एक बेसिक स्किन केयर, एक जेंटल क्लेंजर, फेस वॉश और मॉइस्चराइजिंग क्रीम और सनस्क्रीन, लाइक ऑयली एक्ने प्रोन को सूटेबल होने वाला, बस वही एक बेसिक स्किन केयर को फॉलो करके अब जो है वैसा ही लाइक गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन में मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने गूगल किया तो गूगल में लाइक डेयरी प्रोडक्ट, शुगर इनटेक की वजह से भी पिंपल्स आते हैं, लाइक रीजन उसमें दिखा। तो मैंने उसको भी लाइक डेयरी प्रोडक्ट और शुगर को भी मैंने एकदम कम्प्लीटली मैंने कट ऑफ कर दिया। पर रिजल्ट बस यही था कि मेरा बॉडी और वीक होता गया। तो फिर ऐसे करते करते मेरे 2-3 साल आराम से निकल गए। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब जब पिंपल्स क्योर ही नहीं हो रहे हैं तो तुम क्या करोगी, एक बार फिर से तुम एक अच्छे डॉर्मेट के पास मतलब दिखवा लो। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या पता इस बार लक बाई चांस हो जाए। फिर उसके बाद लाइक क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे पिंपल्स आ रहे थे तो वो डार्क स्पॉट्स दे रहे थे, लाइक यू कैन सी अभी थोड़ा थोड़ा डार्क स्पॉट्स है, इसलिए मैं मेकअप करके मैंने वीडियो नहीं बनाया कि आप लोग मेरे डार्क स्पॉट्स अच्छे से आप देख लीजिए। फिर मैं गई एक डॉक्टर के पास, लाइक लिटरली सी इज सच अ स्वीट हार्ट। लाइक इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरा एक्ने क्योर कर दिया, लाइक एज अ बिहेवियर वो इतनी अच्छी है, सी इज़ सो क्यूट, सी इज़ सो क्यूट। फिर इसके बाद मैंने डॉक्टर को सब कुछ अच्छे से बताया, लाइक फ्रॉम द पास्ट कि मेरे पहले इतने यहाँ पे फॉरहेड पे पिंपल आते थे। फिर दूसरे डॉक्टर ने मुझे केमिकल पीलिंग करवाया, मतलब सजेस्ट किया था। फिर क्लिंडामाइसिन दिया था एज अ ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा ठीक है, अब जब तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लाइक होम रेमेडीज से लेके तुमने क्लिंडामाइसिन, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, लाइक विटामिन का भी जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन लिया था वो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो अब जब नहीं हो रहा है तो लाइक यू कैन गो फॉर अ आइसोट्रेटिनोइन। उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे आइसोट्रेटिनोइन सजेस्ट किया तो फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि ठीक है, लाइक एक बार मैं अपने पेरेंट्स से भी बात कर लूँ, क्योंकि मुझको भी ज़्यादा नहीं मालूम था आइसोट्रेटिनोइन के बारे में। खैर उन्होंने तो मुझे कहा था कि ऐसा है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब ऐसे तो मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ, एक बार लाइक पेरेंट्स से भी बात करके आई विल इन्फॉर्म यू। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो फिर मैं घर आई तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा है, क्या करूँ। तो फिर हमको भी लाइक मुझको भी उतना अच्छा नहीं पता था लाइक अच्छे से कि आइसोट्रेटिनोइन क्या होता है, पर इतना मालूम था कि ये एक सीवियर एक्ने को ट्रीट करता है। फिर मैंने अच्छे से गूगल पे फिर से यूट्यूब पे सर्च किया, पर इस टाइम पे जो वो प्रॉपर डर्मेट के जो वीडियोस नहीं होते हैं उसको देखा। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसा है, लाइक साइड इफ़ेक्ट सब कुछ मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि फिर बाद में जाके कोई भी इशू ना हो कि तुमने क्यों ऐसा मेडिसिन लिया, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहे थे लाइक गूगल पे। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि लाइक माय पेरेंट्स इज ओके, चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर अ आइसोट्रेटिनोइन। सो अब बात करते हैं व्हाट इज आइसोट्रेटिनोइन। So basically isotretinoin is a medication, like it's a powerful medication which helps to treat your severe acne. Yes guys, जो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से या फिर कोई भी ओरल मेडिकेशन से आपके जो पिंपल एक्ने क्योर नहीं हो रहे हैं तो उस टाइम पे आपके डॉक्टर आपको आइसोट्रेटिनोइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आइसोट्रेटिनोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, सो इट्स बिलोंग टू रेटिनॉल और रेटिनॉइड ड्रग्स। उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये सॉर्ट्रेट का सॉर्ट्रेट का मुझे आइसोट्रेटिनोइन प्रिस्क्राइब किया था, आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल IP सॉर्ट्रेट विद 10 mg। लाइक इसमें भी बहुत सारे mg आते हैं, तो मेरा वो फर्स्ट फेज था तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि लेट्स गो विद अ मिनिमम mg। क्यों एकदम बहुत लाइक स्टार्टिंग में ही एकदम स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन क्यों लेना है, तो डॉक्टर ने मुझे 10 mg का प्रिस्क्राइब किया था। ये मेडिसिन लाइक दिन में एक बार खाना है या फिर सुबह और या फिर शाम को, तो मैं इसको शाम को खाने के बाद लेती थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे पहले से ही लाइक वार्निंग दे रखी थी कि अगर तुम आइसोट्रेटिनोइन तुम खाओगी
तो तुमको एकदम ज़्यादा लाइक स्किन ड्राई होने का चांसेस होगा, चैप्ड लिप्स होने का चांसेस होगा। ये लाइक बहुत सारे वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। सो ये साइड इफ़ेक्ट तुमको होने का एकदम ज़्यादा चांसेस है। और अगर ये साइड इफ़ेक्ट तुमको हो रहा है, मतलब ये चेंजेस तुम्हारे में आ रहा है, तो तुम इतना जान लेना कि तुम्हारा आइसोट्रेटिनोइन वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तो मैं अपने 4th मंथ में रनिंग हूँ, लाइक आई कम्प्लीटेड होल 3 months ऑफ आइसोट्रेटिनोइन। मैंने 3 महीना एकदम कम्प्लीटली आइसोट्रेटिनोइन खाया है। पर जब मैं अपनी फर्स्ट मंथ में थी, लाइक फर्स्ट फेज में थी, लाइक लिटरली मैंने इतने ज़्यादा वो साइड इफ़ेक्ट मैंने फेस किया था, स्किन ड्राई हो जाना, लाइक लिटरली मेरे ये माउथ वाला पार्ट और मेरे आईज़ वाला पार्ट इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था कि मैं अपनी लाइक मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, मैं आ भी नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र होता है, डॉक्टर ने मुझे वो प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि एटलीस्ट तुम अपना स्किन एकदम अच्छे से हाइड्रेट करना, क्योंकि वो ज़्यादा इरिटेशन हो जाता था मुझको, चैप्ड हो जाना, ड्राई स्कैल्प हो जाना। इवन इफ मेरे तो नेल्स भी इतने ज़्यादा ब्रिटल हो गए थे, लाइक इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था। वो इरिटेशन ऑब्वियसली होगा, बट दीज आर द सिम्टम्स कि आपका आइसोट्रेटिनोइन वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो जब मैं आइसो में थी उसके 15 to 20 डेज के बाद मुझे पर्जिंग स्टार्ट हो गया था। लाइक जब वो पर्जिंग जब स्टार्ट हुआ तो मैं और डर गई, क्योंकि लाइक इट्स नॉट वेरी कंपल्सरी कि सबको पर्जिंग हो, लाइक पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। सो मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमको पर्जिंग हो रहा है तो इट्स वेरी गुड साइन कि तुम्हारा मेडिसिन एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली पर्जिंग क्या होता है, एटलीस्ट मुझे क्या हुआ था कि उस टाइम पे मेरे और ज़्यादा एक्ने आने लगे थे। तो मैं डर गई थी कि क्या मेडिसिन नहीं काम कर रहा है, कि क्या है कि और सिचुएशन को मतलब वर्स कर देगा। तो उस तरीके से मुझको पर्जिंग हुआ था। फिर उसके बाद जो पर्जिंग के टाइम पे मुझे पिंपल्स आया था, तो धीरे धीरे वो पिंपल्स जब सेटल होने लगा, उसके बाद मुझे पिंपल्स आना बंद हो गए। लाइक लिटरली उसके बाद मुझे पिंपल्स नहीं है। एंड यू गाइस कैन सी अभी तो फेस क्लियर है। हाँ, डार्क स्पॉट्स हैं, उसके लिए मैम ने मुझे एक अलग सा सेरम दिया था फॉर डार्क स्पॉट्स। फिर लाइक पर उस टाइम पे डॉक्टर ने जब मुझे स्टार्टिंग में जब डॉक्टर ने मुझे आइसोट्रेटिनोइन मुझे प्रिस्क्राइब किया था, तब डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम अपना सनस्क्रीन लाइक मिस मत करना। एंड लिटरली आई एम समवन जो कभी भी अपना सनस्क्रीन मिस नहीं करती हूँ। लाइक इट्स माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कि मेरा सनस्क्रीन उसमें मैंडेटरी है। लाइक मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम स्किप कर सकती हूँ, बट आई कांट स्किप माई सनस्क्रीन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई योर सनस्क्रीन इन अ गुड अमाउंट। सो अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोट्रेटिनोइन। So one of the most common side effect of isotretinoin is having a dry skin. Yes guys, skin इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील होता है उस टाइम पे, लाइक स्किन इतना ज़्यादा स्ट्रेच फील करता है, आपका स्कैल्प ड्राई हो जाना, आपका लिप्स चैप्ड हो जाना, लाइक ये पार्ट तो एकदम ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप सन एक्सपोजर में नहीं जा सकती हो। लाइक मुझे इतना ज़्यादा मेरा फेस फोटो सेंसिटिव हो गया था, मैं सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी मैं सन एक्सपोजर में नहीं जा सकती थी। फिर उसके बाद में बॉडी पेन, लाइक बॉडी पेन, बॉडी एक्ने, बैक पेन, ये सब बहुत सारे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं आइसोट्रेटिनोइन के। ओके, सो साइड इफेक्ट के बाद अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड फॉलो व्हाइल हैविंग आइसोट्रेटिनोइन। सो अगर आपका आइसोट्रेटिनोइन लेने का प्लान है तो सबसे पहले तो यू कांट प्लान योर बेबी। येस गाइज, फॉर मैन एज वेल एज फॉर वुमेन आप बेबी प्लान नहीं कर सकते हो अगर आपका आइसोट्रेटिनोइन लेने का प्लान है। वैसे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपका कुछ प्लान है कि नहीं है। सो उस टाइम पे डॉक्टर आपको आइसोट्रेटिनोइन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। और अगर डॉक्टर भूल गए हैं आपसे पूछने को, तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि अगर आपका ऐसा ऐसा कुछ प्लान है। ओके, प्रिकॉशंस नंबर 2, प्लीज़ मेक श्योर टू अप्लाई योर सनस्क्रीन रिलीजियसली। यस गाइस, उस टाइम पे स्किन इतना ज़्यादा सेंसिटिव फील करता है, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन विच इज़ सुइटेबल फॉर योर स्किन टाइप। लाइक ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो उस टाइप का सनस्क्रीन आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सो वेरियस जो स्किन का जो टेक्सचर होता है उस हिसाब से आपका सनस्क्रीन भी मार्केट में अवेलेबल है। प्लीज़ मेक श्योर टू अप्लाई अ सनस्क्रीन इन अ गुड अमाउंट। अगर आप धूप में भी निकल रहे हो फिर भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, अगर आप घर में भी हो उस टाइम पे भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ अप्लाई अ गुड
लिप बाम ऑन योर लिप्स। यस गाइज, जितना आपको स्किन को, आपके फेस के एरिया को सनस्क्रीन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको अपना लिप्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस टाइम पे। जो SPF वाले जो लिप बाम्स आते हैं वो लिप बाम का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चैप्ड लिप्स रहेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी इरिटेट हो सकता है। सो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप SPF वाले लिप बाम यूज़ कर सकते हो। दूसरा प्रिकॉशन से प्लीज़ अगर आप आइसोट्रेटिनोइन ले रहे हो तो टाइम टू टाइम अपना लीवर और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहना, लाइक टेस्ट करवाते रहना, क्योंकि कभी कभी आइसोट्रेटिनोइन आपके लीवर को एज वेल एज आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम लाइक नॉर्मल चेकअप्स आप करवाते रहोगे तो कुछ भी लाइक फ्लक्चुएशन हो रहा है तो यू कैन लाइक अपने डॉक्टर से आप बोल सकते हो कि आइसोट्रेटिनोइन लेने के बाद मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आइसोट्रेटिनोइन डेरिवेटिव है विटामिन ए का। सो उस टाइम पे और विटामिन ए का जैसे आप सेरम यूज़ नहीं कर सकते हो, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर कुछ भी जिसमें विटामिन ए इंग्रेडिएंट्स हैं प्लीज़ उसको अप्लाई मत करना। उसको आप मत लाइक अगर मेडिकेशन है तो प्लीज़ उसको लाइक इनटेक मत करना है, क्योंकि वो ज़्यादा डोज हो जाएगा तो और लाइक डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट टेक एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर आपको लेना है तो यू कैन लाइक अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी मेडिकेशन आप लेने का प्लान कर रहे हो या फिर कुछ भी है। लाइक एटलीस्ट मैंने तो यही किया था, और मैंने तो इतना भी किया था कि जब मेरा पीरियड्स मतलब मुझे जब आया था फर्स्ट टाइम आफ्टर टेकिंग आइसोट्रेटिनोइन तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने जो पेन किलर जो मैं खाती हूँ वो पेन किलर लेने से पहले भी मैंने अपने डॉक्टर को पूछा था कि कैन आई टेक दिस मेडिसिन और नॉट। तो या गाइज, दिस इज माई एक्ने जर्नी विद आइसोट्रेटिनोइन एंड अ लिटिल नॉलेज अबाउट आइसोट्रेटिनोइन जो मुझे पता था। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next video. Okay, bye.